गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना कर, गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना कर, तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद ना कर, तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद ना कर। जो होगा वो होकर रहेगा, जो होगा वो होकर रहेगा। तू फिक्र में अपनी हंसी बर्बाद ना कर, तू फिक्र में अपनी हंसी बर्बाद ना कर। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लखनवाली में फिर से आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। रीट के साथी हैं जो तैयारी में लगे हुए हैं, उनसे हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी को बराबर जारी रखें। तैयारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। दें कि आज हम इसमें जो रीट का एग्ज़ाम आपका 2015 में हुआ था, उसके अंदर हम संस्कृत की बात करें। संस्कृत के अंदर जो आपके लेवल फर्स्ट में 2 लैंग्वेज चलती हैं, फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज। हम इसमें आज फर्स्ट लैंग्वेज की हम बात करेंगे और पूरा पेपर आपको यहाँ पर सॉल्व करवाया जाएगा बहुत ही आसान तरीक़ा से। आप एक बार ज़रूर सुन लें, क्योंकि पुराने पेपर से बहुत बार सवाल रिपीट होकर के आते हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए मेहमान के रूप में आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है कि आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहे और आपका अभ्यास भी बराबर चलता रहे, क्योंकि अभ्यास से ही व्यक्ति परफेक्ट होता है, उसी से पूर्णता आती है। इसलिए अभ्यास बराबर आपको करना है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का ये पेपर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, हम बात कर रहे हैं आज। देखिए ये लिखा हुआ है, आप देखिए स्क्रीन पर, खंड सेकंड है, भाषा फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं रीट की। किसकी बात कर रहे हैं? रीट की। जो आपका 2015 में पेपर हुआ था रीट का, लेवल फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद में हम लेवल सेकंड की बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम प्रश्न देखते हैं और इसमें हम आपको एक बात बता दें कि पेपर में सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि जो प्रश्न है वो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। जब तक प्रश्न आपके समझ में नहीं आएगा तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम प्रश्न समझे कि प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। देखिए प्रश्न है हमारा, सबसे पहला प्रश्न, शिक्षण मूल्यांकनस्य कति भेदाः सन्ति। ये जो प्रश्न है ये कई बार प्रश्न आ चुका है। तो चलिए हम इसके ऑप्शन देखते हैं। त्रयः, पंच, चत्वारः, षट्। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से अपना आंसर आप बताएंगे। तो आपको हम एक बात क्लियर कर दें कि इसमें जो आंसर है, आपका राइट आंसर जो है दोस्तों, वो इसमें चारों ऑप्शन में से कोई भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मूल्यांकन के जो भेद हैं वो सिर्फ 2 ही होते हैं। मूल्यांकन के भेद 2 ही होते हैं। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है और माध्यमिक शिक्षा की जो ऑफिशियल आंसर की आई है उसमें भी 2 आंसर माना गया है। एक नहीं, 2 बार ये प्रश्न पूछा गया है। अब इसमें रीट में इन्होंने जो प्रश्न पूछा है इसी को शिक्षण मूल्यांकनस्य कति भेदा इस प्रकार से पूछा है। तो इसमें ऑप्शन में 2 उन्होंने कहीं पर भी नहीं दिया। तो ये जो प्रश्न है ये संशयात्मक प्रश्न है, यानी ये संशय वाला प्रश्न हो गया आपका। ये एक प्रकार से बोनस इसमें मिलेगा। जो आंसर की आई थी उसमें 3 आंसर माना उन्होंने। अब 3 क्यों माना है इसको भी हम बता देते हैं, ठीक है। और ये संशयात्मक क्यों है इसको भी हम बता देते हैं। दोनों बात आपके सामने हम क्लियर कर देंगे, जिससे कि आपको भी दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, हमारी शिक्षण में एक CCE प्रणाली चलती है, उसके तहत जरूर मूल्यांकन 3 प्रकार से होता है। यदि उस तरह से मान लेते हैं तो 3 आंसर हो जाता है। अभी जो आंसर की आई थी स्टार्टिंग में उसमें 3 आंसर माना गया है, लेकिन ये संशयात्मक प्रश्न है। बाद में जब आंसर की चेंज हुई थी, अपडेट होके आई थी, तो उसमें ये चेंज हुआ, बोनस के रूप में आया है एक प्रकार से। तो ऐसे हम बता सकते हैं, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से ही इसका 2 आंसर ऑलरेडी मान चुकी है। वो 2 बार इसका आंसर 2 माना है उन्होंने। अब 3 कैसे हो सकता है? 3 कौन से भेद हो सकते हैं यदि CCE के तहत माने तो चलो उनको हम बता देते हैं आपको एक बार। तो दोस्तों देखिए, जो हम बात कर रहे थे अभी कि 3 प्रकार कौन से होते हैं, यदि हम CCE के हिसाब से इसको मान लेते हैं इस प्रश्न को, तो आपके इसके 3 भेद हो जाते हैं इस प्रकार। ये देखिए, मूल्यांकन नंबर 1 में निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है, यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन इसको हम कहते हैं। दूसरा होता है योगात्मक मूल्यांकन, जिसको हम संकलनात्मक या अंतिम मूल्यांकन कहते हैं। और एक होता है निदानात्मक मूल्यांकन। तो ऐसे करके हमारे जरूर 3 प्रकार के मूल्यांकन यहाँ पर हो जाते हैं। ये CCE की हमारी प्रणाली के तहत है ये। यदि हम शिक्षण की बात करें कि हमारा जो टीचिंग मेथड है, संस्कृत शिक्षण है, उसके अंदर हम देखेंगे तो सिर्फ उसमें 2 ही प्रकार का मूल्यांकन होता है हमारा। एक तो आंतरिक मूल्यांकन होता है, एक बाह्य मूल्यांकन होता है।
ऐसे जरूर 3 प्रकार के हो सकते हैं। तो हालांकि ये जो प्रश्न है ये हमारा संशय वाला प्रश्न है, ये एक प्रकार से बोनस का प्रश्न है, इसमें कोई भी ऑप्शन में राइट आंसर नहीं है और 3 आंसर इस प्रकार से हो सकता है। अब दोनों ही हमने बात बता दी है। अब इसमें प्रश्न की भाषा किस प्रकार से आती है उस हिसाब से आपको जवाब देना है, ठीक है ना। चलो अगले सवाल पर चलते हैं। तो देखिए हमने अभी आपको क्लियर बता दिया कि भाई जो पहला हमारा प्रश्न है इसमें किस प्रकार से उन्होंने 3 माना है और ये संशय वाला प्रश्न क्यों है, इसको हमने क्लियर करके आपको बताया है। और 2 आंसर ऑलरेडी मान चुके हैं मूल्यांकन के। संस्कृत में मूल्यांकन 2 ही प्रकार का होता है, एक तो आंतरिक मूल्यांकन होता है और एक बाह्य मूल्यांकन होता है। 2 प्रकार के मूल्यांकन होते हैं, ठीक है ना। चलो अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल है हमारा 32 नंबर का सवाल, बहुत ही अच्छा है। एक बार सवाल पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। अनुवाद शिक्षणस्य उद्देश्यमस्ति। सवाल एकदम सिंपल लिखा हुआ है, अनुवाद शिक्षण का उद्देश्य आपको बताना है। किसका? अनुवाद शिक्षण का उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। तो चलिए अनुवाद शिक्षण का उद्देश्य आप बताएंगे क्या होगा। अनुवाद शिक्षण में ऑप्शन में देखेंगे सबसे पहले तो इसके ऑप्शन देखते हैं। छात्रेषु संस्कृत लेखनस्य योग्यतोत्पादनम। छात्रेषु यानी छात्रों में संस्कृत लेखन की योग्यता उत्पादन करना, योग्यता उत्पन्न करना, एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा है छात्राणाम शब्द भंडारस्य अभिवर्धनम, मतलब छात्रों का शब्द भंडार को बढ़ाना या छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। तीसरा है शब्दकोशस्य वृद्धि भवति, शब्दकोश में वृद्धि होती है या शब्दकोश की वृद्धि होती है, शब्दकोश बढ़ता है। लास्ट ऑप्शन है सर्वमपि, यानी सभी ऑप्शन सही हैं। अब इसमें से आपको बताना है अनुवाद शिक्षण का उद्देश्य क्या है। बताइए, अपना अपना आंसर सभी लोग सोच के रखें और लास्ट में हमें कमेंट के रूप में अपना स्कोर जरूर शेयर करें। चलिए दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये आपने बिल्कुल सही बताया है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सभी, यानी कि सर्वमपि। अनुवाद शिक्षण के माध्यम से हम छात्रों के अंदर संस्कृत लेखन की योग्यता उत्पन्न कर सकते हैं। बिल्कुल सही है भाई। इसके अलावा शब्द भंडार भी बढ़ता है, इसके अलावा शब्दकोश में वृद्धि होती है इससे। तो ये सारी चीजें होती हैं, इसीलिए ऑप्शन आपका डी होगा सही, सर्वमपि, सभी। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। सवाल को समझते हैं और देखिए, उपचारात्मक शिक्षणम भवति। सवाल है आपका कि उपचारात्मक शिक्षणम भवति, उपचारात्मक शिक्षण कैसा होता है। छात्राणाम त्रुटि निवारणार्थम, छात्रों की त्रुटियों के निवारण के लिए, यानी छात्र जो त्रुटि करते हैं, गलतियां करते हैं, उनको दूर करने के लिए होता है। पठनस्य आधार है, पठन का आधार होता है। लेखन कलासु निपुणता, लेखन कलाओं में निपुणता आती है। या फिर सर्वमपि, या फिर सभी। बताइए इसका क्या आंसर होगा भाई। अपना अपना आंसर सभी सोच लें और आंसर बताइए। चलिए हम बता देते हैं इसका राइट आंसर और अपना अपना आंसर मिला लेंगे। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ए, यानी कि छात्राणाम त्रुटि निवारणार्थम। ये हमारा राइट आंसर होगा उपचारात्मक शिक्षण में। हम शिक्षण की बात करें तो यहाँ पर 2 प्रकार के शिक्षण होते हैं। एक होता है हमारा उपचारात्मक शिक्षण और दूसरा होता है निदानात्मक शिक्षण। निदानात्मक शिक्षण में क्या होता है, हम किसी भी चीज का पहले निदान करते हैं, मतलब समस्या का पता लगाते हैं कि बच्चे जो ये दिक्कत कर रहे हैं या बच्चों को ये समस्या आ रही है तो क्यों आ रही है, उसका पता लगाते हैं निदान में। अब उस समस्या को दूर करना ये हमारा उपचार होता है। ठीक है, ये ऐसे हम समझ सकते हैं इसको। तो ऐसे करके हमारा जो आंसर होगा वो होगा छात्राणाम त्रुटि निवारणार्थम। छात्रों की जो त्रुटियां होती हैं उनका दूर करने के लिए हम करते हैं उपचारात्मक शिक्षण। हमने यही तो कहा कि सबसे पहले तो आप समस्या का पता लगाएं, ये तो हमारा निदान हो गया। अब उस समस्या को या त्रुटि को दूर करने के लिए जो हम शिक्षण करेंगे उसको हम कहेंगे उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका बहुत ही सुंदर सवाल है, चलिए एक बार समझते हैं। सवाल है हमारा, चतुर्विध भाषा कौशलानाम क्रम निर्धारणम अस्ति। कितना अच्छा सवाल है। आप यदि प्रश्न को समझ जाते हैं तो आराम से आप पूरे के पूरे आपके प्रश्न जो है वो सही हो सकते हैं, कहीं गलती नहीं होगी। चलिए तो देखो, प्रश्न ये पूछ रहा है कि चतुर्विध जो आपके भाषा कौशल होते हैं 4 प्रकार के, उनका क्रम बताना है आपको, उनका सही क्रम क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं, उसके बाद में आप खुद ही आंसर ढूंढ लोगे। SBPL,
ये हमारी ट्रिक है। और ट्रिक का मतलब है, एस का मतलब श्रवण कौशल, बी का मतलब भाषण कौशल, पी का मतलब पठन कौशल, एल का मतलब यहाँ पर लेखन कौशल है। अब आप इसके हिसाब से अपना आप अंदाजा लगा लीजिए कौन सा आपका राइट आंसर होगा। चलिए आप ढूंढ करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले श्रवण कौशल आना चाहिए। तो श्रवण कौशल इसमें चारों ऑप्शन में से सिर्फ एक ही जगह आ रहा है, बस वही सही है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। देखो पहले नंबर पे ही आ रहा है तो पहला ही सही है, श्रवण कौशल, भाषण कौशल, पठन कौशल, लेखन कौशल, यही आपका सही है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं आपके। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ये आप ट्रिक याद रखें, SBPL हमेशा याद रखें, क्योंकि यहां से भी प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, चलो अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, देखिए बहुत ही सुंदर सवाल है। संस्कृत मूल्यांकनस्य हेतोः प्रश्नाः भवेयुः। संस्कृत मूल्यांकन के लिए प्रश्न होने चाहिए। जो संस्कृत मूल्यांकन हम करते हैं उसके लिए कैसे प्रश्न होने चाहिए भाई, बताइए। अपना अपना आंसर सभी लोग सोचें। सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, निबंधात्मक प्रश्नाः, लघुत्रात्मकाः, अति लघुत्रात्मकाः या फिर समन्विताः। कैसे प्रश्न होने चाहिए बताइए। तो चलिए हम आंसर बता देते हैं, आपने भी सोच लिया होगा। इसका राइट आंसर है दोस्तों समन्विताः। ये हमारा करेक्ट आंसर है। समन्विता का मतलब होता है कंबाइंड प्रश्न, यानी मिश्रित प्रश्न। कहने का मतलब है कि संस्कृत मूल्यांकन करने के लिए, संस्कृत में मूल्यांकन के लिए जो प्रश्न होने चाहिए वो निबंधात्मक भी होने चाहिए, लघुत्रात्मक भी हों, अति लघुत्रात्मक भी हों। जब हम एग्जाम पेपर बनाते हैं तो आपको पता है बच्चों का हम मूल्यांकन करना चाहते हैं तो हम उसमें लघुत्रात्मक प्रश्न भी देते हैं, अति लघुत्रात्मक प्रश्न भी बच्चों को देते हैं और एक आध सवाल निबंधात्मक भी देते हैं। हम उनकी सारी जानकारी उसी से पता कर लेते हैं कि बच्चों को अधिगम कितना हुआ है, ज्ञानात्मक बोध कितना हुआ है, उनका अवबोध कितना हुआ है, ज्ञानोपयोग कितना हुआ है, कौशलात्मक विकास कितना है, वो सारा हम इसी में से मूल्यांकन कर लेते हैं। इसीलिए राइट आंसर समन्विता होगा, यानी कि कंबाइंड प्रश्न होने चाहिए। ठीक है, चलो अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, देखिए 36 नंबर का। क्या प्रयोग है शुद्ध है, यानी कौन सा प्रयोग इसमें शुद्ध है। आपको व्याकरण के नियम के हिसाब से या कारक के नियम के हिसाब से देखना है कि कौन सा इसमें सही है और उसके हिसाब से आपको पहचान करके बतानी है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, अलम हसिताय, अलम हसितेन, अलम हसितः, अलम हसितस्य। बताइए राइट आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, इसमें एक अलम पद आ रहा है बार बार, अलम। अब अलम पद के योग में तृतीय विभक्ति होती है, इस चीज को ध्यान रख लो। अलम के योग में तृतीय विभक्ति होती है जब मना करने का अर्थ हो तो। ठीक है, एक अलम के योग में आपकी चतुर्थी भी होती है, वो समर्थ के योग में होती है। जैसे आपने एक सूत्र पढ़ा होगा चतुर्थी विभक्ति के अंदर, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम पषट योगाच्य। अलम आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर यदि अर्थ समर्थ है तो चतुर्थी विभक्ति होगी। यदि मना करना अर्थ है कि नहीं नहीं, हमने कहा कि भाई कोई बालक बहुत देर से हंस रहा है, हमने कहा कि बस बस ठीक है काफ़ी है अब मत हंसो, मना करने के अर्थ में। हम भोजन कर रहे हैं, हमने कहा कि भाई भोजन कोई परोस रहा है तो कह रहे कि भाई और लीजिए, आप और लीजिए, नहीं 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 बस बस पर्याप्त हो गया, अब नहीं ले रहा मैं, अब नहीं लूँगा, मतलब मना कर रहा है वो। हमने कहा कोई लड़ाई कर रहा है, हमने कहा कि भाई बस वो लड़ाई मत करो भाई। अलम कोलाहलेन, ठीक है, अलम कलहेन, अलम हसीतेन, तो आ जाएगा अलम हसीतेन। बस 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 ज़्यादा मत हंसिए भैया, बहुत है, ज़्यादा मत हंसो। ठीक है, अलम हसीतेन। तो हमारा राइट आंसर अलम हसीतेन हो जाएगा। अलम पद के योग में तृतीय विभक्ति हो जाती है। ठीक है, ऐसे करके आपका ये सही हो जाएगा। हम एक एक को व्याख्या के साथ में बता रहे हैं आपको, और बाकी ऑप्शन में आपका गलत है ही सारा का सारा। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका संधि पर आधारित है और बहुत अच्छा सवाल है। मनोरथ है इत्यत्र संधि विच्छेदः के अस्ति। मनोरथ जो शब्द है इसका संधि विच्छेद आपको बताना है। तो बताइए मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा। तो मनोरथ का संधि विच्छेद मन धन रथ है, मनु धन रथ है, मनस धन रथ है, मनोधन रथ है। क्या होगा बताइए, सभी अपना अपना आंसर सोच के रखें। चलिए हम बता देते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका बच्चों सी नंबर का, यानी कि मनस धन रथ है, ये हमारा मनोरथ बनता है। इससे मनस धन रथ है बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा भाई। अब मनोरथ, ये आपका मनोरथ शब्द कैसे बनता है, यदि आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, हम आपको पूरी डिटेल बता देंगे कंप्लीट।
इससे हम पता लग जाएगा हमें कि भाई आपने पूरा वीडियो देखा है और अच्छे से सुना है और आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और अच्छे से आप सब कुछ देख रहे हैं। ये आप हमें कमेंट के रूप में पूछ सकते हैं यदि आप पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो। यदि आपको पहले से आता है तो बहुत अच्छी बात है, और आपको कुछ भी इसमें डाउट है कि भाई कैसे बनेगा, ये मनोरथ कैसे बन जाएगा इससे, तो हमें आप कमेंट करें, ज़रूर आपको बताएंगे। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, देखिए बहुत ही अच्छा है, ये भी संधि पर आधारित सवाल है, बहुत ही सुंदर सवाल है। क्यों? क्योंकि ये भी कई बार रिपीट होकर पूछ लिया गया है। शुद्धम पदम अस्ति, इसमें आपको शुद्ध पद बताना है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से आपको शुद्ध पद बताना है। एक पद आपका सही है और बाकी 3 गलत हैं। ढूंढिए। अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीयम, अंतरराष्ट्रीयम, अंतरराष्ट्रीयम। अब बताना इसमें राइट आंसर कौन सा है भाई, बताओ। सभी लोग सोचें अपना अपना आंसर, तो करेक्ट आंसर बताना है कौन सा होगा। तो इसमें हम बता देते हैं राइट आंसर होगा ये, यानी कि डी वाला ऑप्शन आपका एकदम सही है भैया, ये वाला अंतरराष्ट्रीय। क्या है? अंतरराष्ट्रीय। अब ऐसा क्यों हुआ, तो हम आपको एक शॉर्ट में प्रक्रिया बता देते हैं। यदि हम इसको ऐसे विच्छेद करेंगे तो ऐसे होगा कि नहीं होगा? अंतर, अंतर और धन राष्ट्रीय, ठीक है। अंतर में हम राष्ट्रीय जोड़ेंगे, ऐसे अंतर में राष्ट्रीय जोड़ के होगा कि नहीं। अब अंतर है और इधर आपका राष्ट्रीय है, तो यहाँ पर एक सूत्र चलता है हमारा रोरी। रोरी सूत्र कहता है कि रे के बाद में यदि रे है तो पूर्व वाले रे का लोप हो जाता है, ठीक है, हो गया। तो हम इस पूर्व वाले रे का हम क्या कर देंगे? लोप कर देंगे, ऐसे लोप हो गया आपका। अब अंत और राष्ट्रीय हो गया। अब यहाँ पर एक सूत्र और लगता है, ढ लोपे पूर्वस्य दीर्घोण। वो कहता है कि ढ और रे, ढ और रे का लोप होने पर, ढ और रे का लोप होने पर उससे पूर्व में जो अण है, यानी कि ए ई उ, ए ई और उ, जो अण है ए ई उ, इनको दीर्घ हो जाता है। अब अंत में जो तय में ए दिख रहा है, इस ए को दीर्घ हो जाएगा इस सूत्र के हिसाब से, और बाकी को मिला देंगे तो बन जाएगा अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय। इसी प्रकार बनता है नीरज, इसी प्रकार बनता है निरोग, निरोग, ठीक है। यदि आप पूरी जानकारी डिटेल से चाहते हो तो संधि का हमारा वीडियो है, चैनल पे जाके आप उसको देख सकते हैं, आराम से समझ में आ जाए। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, देखिए, लेखन कलायाः अत्यधिकम महत्वम वर्तते। लेखन कला का अत्यधिक महत्व होता है, कहाँ पर होता है? मंचेषु, नाट्यस्थलेषु, गृहेषु, विद्यालयेषु। बताइए कहाँ पर होता है भाई? लेखन कला का अत्यधिक महत्व कहाँ पर होता है, ये हमारा सवाल है। आप सब अपना आंसर सोच के रखें। 39 सवाल है हमारा। बताइए कहाँ पर आवश्यकता होती है? लेखन कला की अत्यधिक आवश्यकता मंच पर होती है क्या, नाट्य स्थलों पर होती है क्या, या घर में होती है क्या, या विद्यालय में होती है? तो राइट आंसर विद्यालयेषु हो जाएगा। सबसे ज़्यादा आवश्यकता विद्यालयों में होती है, क्योंकि लिखने का काम हमारा जो होता है विद्यालय में ही ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। मंच पर तो हमें बोलने की ज़्यादा आवश्यकता होती है। नाट्य स्थलों पर तो हम नाटक करते हैं तो वहाँ पर बोलने की आवश्यकता ज़्यादा होगी। घर पर है तो मौखिक रूप से हम काम करते हैं, लेकिन लेखन कला का जहाँ अत्यधिक महत्व होता है वो विद्यालय में होता है। लिखने का काम आपको पता है, होमवर्क जब लिखते हैं या बोर्ड पर कुछ गुरुजी ने पढ़ाया तो आप रफ कॉपी में लिखते हैं, कुछ भी आप करते हैं तो लेखन कला का अत्यधिक महत्व होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। तो यही हमारा आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हमारे सामने गद्यांश है, उस गद्यांश को सबसे पहले हम समझेंगे, उसके बाद में उसमें से प्रश्न पढ़ेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। चलिए तो चलिए हमारा गद्यांश है, एक बार हम गद्यांश को समझ लेते हैं, एक बार उसको एडजस्ट कर लेते हैं अच्छे से, जिससे कि हमें अच्छे से दिख जाए, और फिर उसको हम समझ लेते हैं अर्थ उसका। देखिए गद्यांश लिखा हुआ है, अधोलिखित या निम्नलिखित अपठित गद्यांशम आधारीकृत्य निम्नलिखित व्याकरण संबंधिने प्रश्नाः समाधेयः। आपको इस गद्यांश को पढ़ करके निम्नलिखित व्याकरण संबंधी जो प्रश्न हैं उनको आपको करना है। चलिए गद्यांश को पढ़िए। यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है, संस्कृत भाषा जगतः सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा, सर्वोत्कृष्ट साहित्य संयुक्ता च वर्तते।
मतलब कह रहे हैं कि संस्कृत भाषा संसार की सभी भाषाओं में प्राचीनतम है, सर्वोत्कृष्ट है और साहित्य संयुक्त है, यानी साहित्य इससे रचित हैं, ज़्यादातर साहित्य इसमें लिखे गए हैं, साहित्य संयुक्त है, सर्वोत्कृष्ट है और प्राचीनतम है। कौन? संस्कृत भाषा। कहाँ पर? जगत में, यानी जगत की भाषाओं में, पूरे संसार की भाषाओं में। ठीक, आगे लिख रहा है अनंतानंतवर्षेषु व्यपगतेष्वपि अस्याः माधुर्यम् उदारत्वं च नाद्यापि विकृतम्। कह रहे हैं कि अनंत अनंत वर्षेषु, यानी अनंत वर्षों में भी, बहुत सारे वर्ष बीत जाने पर भी, व्यपगतेष्वपि यानी अनेक अनंत वर्षों के बीत जाने पर भी, अस्याह माधुर्यम इसका माधुर्य यानी कि मधुरता और उदारता ने अद्यापि विकृतम आज भी विकृत नहीं हुई है। आज भी उसकी मधुरता और उदारता आज भी उसी प्रकार है जैसे अनंत वर्षों से पहले थी, आज भी वो की वही है। आगे कहते हैं पाश्चात्य देशीयाः विचारशीलाः कोलहार्न मैक्समूलर मैकडोनाल्ड कीथादयाः विद्वांसः संस्कृतभाषायाः प्रशंसाम् अकुर्वन्। कह रहे हैं कि पाश्चात्य देशों के विचारशील या थिंकर होते हैं, जिनमें कोलहार्न, मैक्समूलर, मैकडोनाल्ड, कीथ आदि विद्वान ने संस्कृत भाषा की प्रशंसा की है। आदि विद्वानों ने भी संस्कृत भाषा की प्रशंसा की है। आगे लिखते हैं सर्वासाम आर्य भाषाणाम उत्पत्ति अतएव बभूव, यानी सभी आर्य भाषाओं की उत्पत्ति भी इसी से हुई है। पुरा सर्वे जनाः संस्कृत भाषैव भाषन्ते है, यानी सभी लोग पुराने समय में संस्कृत भाषा को ही बोलते थे। अतः सर्वमपि प्राक्तनम साहित्यम संस्कृत भाषायामेव उपलभ्यते। कहते हैं कि इसीलिए सर्वमपि सभी प्राक्तन साहित्यम जो पूर्व का साहित्य है इससे पहले वो संस्कृत भाषा में ही उपलब्ध होता है। सर्व प्राचीनतमः ग्रंथाः चत्वारो वेदाश्च संस्कृत भाषायामेव सन्ति। कह रहे हैं कि सर्व प्राचीनतम ग्रंथ, सबसे प्राचीनतम जो ग्रंथ हैं 4 वेद, वो भी संस्कृत भाषा में ही हैं। वेदेषु मानव कर्तव्य कर्तव्योः सम्यक निर्धारणमस्ति। कहते हैं कि वेदों में मानव के कर्तव्य और अकर्तव्यों का अच्छी प्रकार से निर्धारण है। संस्कृत साहित्यम भारतस्य गौरवम उद्घोषयति। संस्कृत साहित्य भारत के गौरव को उद्घाटित करती है, उसको बताती है, उसका बखान करती है। समस्तम देशम च एकता सूत्रे बध्नाति, और समस्त देश को एकता के सूत्र में बांधती है। कौन? संस्कृत भाषा। अस्य साहित्यस्य प्रचार प्रसारश्च नितान्तं लाभप्रदाः एतज्ज्ञान विहनस्तु पशुरेव। कहते हैं कि अस्य साहित्यस्य प्रचारः प्रसारश्च, इसके साहित्य का प्रचार प्रसार नितांत लाभप्रदः, नितांत यानी निश्चित रूप से लाभप्रद है। एतत् ज्ञान, इस ज्ञान के विहीनस्तु, इस ज्ञान के अभाव में पशुरेव, पशु के समान ही है। यदि संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं है, इसका ज्ञान नहीं है, तो पशुरेव, पशु के सदृश हैं, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। तो आप पूरा समझ गए होंगे। अब इसमें जो प्रश्न हैं उनको समझते हैं और उनका आंसर हम देखते हैं। चलिए सवाल सॉल्व करते हैं। इसमें जितने भी सवाल हैं वो व्याकरण पर आधारित हैं, ये हम पहले ही आपको बता चुके हैं। तो चलिए सवाल नंबर 1 है इसका, जगत है इत्यत्र का विभक्ति। देखिए जगत है इत्यत्र का विभक्ति, यहाँ पर जगत शब्द है हमारा, जगत यानी संसार होता है आपका, ये हमारा शब्द रूप है। इसका रूप चलता है जगत, जगति, जगंती, जगत, जगति, जगंती, जगता, जगद्भ्याम, जगद्भी, जगते, जगद्भ्याम, जगद्भ्य, जगत है, जगद्भ्याम, जगद्भ्य, जगत है, जगद्भ्याम, जगद्भ्य। तो ये जगत है जो शब्द बनता है आपका, ये वाला जगत है, ये आपको बताना है कि बनता कहाँ पर है। ये जगत है। ऑप्शन है प्रथमा में, षष्ठी में, सप्तमी में, तृतीया में। बताइए कहाँ पर बनता है भाई। तो हमारा जगतः जो शब्द बनता है वो बनता है, राइट आंसर है षष्ठी विभक्ति के अंदर। कहाँ बनेगा? षष्ठी विभक्ति में बनेगा।
क्योंकि प्रथमा में तो बनता है जगत, ये लिखा हुआ है ये वाला, जगत, जगती, जगंती। ठीक, सप्तमी में बनता है जगती, छोटी ई की मात्रा आएगी तय में, जगती। तृतीया में बनता है जगता, जगता, ऐसे जग और ता ऐसे बनता है तृतीया में। अब आप खुद ही देख लो, षष्ठी में बनेगा अपने आप ही, षष्ठी बच गया आपका, जगत है बनता है। पंचमी और षष्ठी में दोनों में सेम बनता है ये, यानी पंचमी एक वचन में जगत है और षष्ठी एक वचन में जगत है बनता है। तो हमारे सामने पंचमी तो है नहीं ऑप्शन में, तो षष्ठी आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, देखिए 41 नंबर का है, व्यपगतेष्वपि इत्यत्र के संधि ही। व्यपगतेष्वपि, यहाँ पर आपको संधि बतानी है, यण संधि, विसर्ग संधि, वृद्धि संधि या पररूप संधि। बताइए राइट आंसर क्या होगा भाई, अपना अपना आंसर सोच के बताएं हमें क्या आंसर होगा इसका। तो इसमें आपको संधि बतानी है, तो इसमें हम राइट आंसर बता देते हैं, आपने भी सोच लिया होगा। राइट आंसर है यण संधि, यानी इसमें यण संधि है। और यण संधि आपको पता ही है किस सूत्र से होती है, एको यणची सूत्र से होती है। हमारा सूत्र है एको यणची। ठीक है, एक के स्थान पर यण हो जाता है, एको यणची सूत्र से हमारी ये संधि होती है। तो देखिए हमारे यहाँ पर एक सूत्र है एको यणची, इस सूत्र से हमारी यण संधि होती है। अब यण संधि कैसे हुई है आप समझ गए होंगे, व्यपगतेषु धन अपि, ऐसे हमारा इसमें विच्छेद होगा, व्यपगतेषु, ये ऊ की मात्रा आ जाएगी, व्यपगतेष्वपि, व्यपगतेषु धन अपि, ये हमारा इसका विच्छेद हो जाएगा, व्यपगतेषु धन अपि। संधि कर देंगे इसमें, ऊ के स्थान पर वह हो जाएगा, तो व्यपगतेष्वपि बन जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, देखिए यहाँ पर ये विकृतम इत्यत्र के प्रत्यय है। विकृतम, यहाँ पर आपको प्रत्यय बताना है, तवतु प्रत्यय, त्वा प्रत्यय, त प्रत्यय है, णवुल प्रत्यय। बताओ करेक्ट आंसर। तो चलिए इसका राइट आंसर है त प्रत्यय, इक्तः प्रत्यय है इसमें। इक्तः प्रत्यय के बनते हैं पठितः, खादितः, हसितः, गतः। ठीक है, ऐसे तो गतवान या गतम, हसितम, आगतम, ऐसे रूप बनते हैं। विकृतम, अब यदि तवतु का आपको ध्यान रखना है, आपको मोटा मोटा ध्यान रखना है, तवतु प्रत्यय में बनता है गतवान, खादितवान, हसितवान। तो हो सकता है क्या तवतु, गलत है, बिल्कुल नहीं हो सकता भाई। तो आ प्रत्यय लगा करके हमारे जो शब्द बनते हैं वो बनते हैं पठित्वा, हसित्वा, गत्वा, खादित्वा। हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। और त प्रत्यय लगा के बनते हैं गतम, खादितम, क्रीतम, आगतम, ऐसे। तो हो सकता है कि बिल्कुल हो सकता है, राइट आंसर हमारा गत है, यानी त प्रत्यय है। ठीक है, णवुल में होगा नहीं, णवुल में भू को अकादेश हो जाता है, कारक है, जैसे बनता है हमारा ऐसे बनता है। ठीक, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा त प्रत्यय, इक्तः। ठीक, त तवतु निष्ठा सूत्र से होता है, त और तवतु प्रत्यय। अगला सवाल। अगला सवाल बहुत ही सिंपल सवाल है आपका, देखिए संस्कृत भाषायाम कति वेदाः सन्ति। संस्कृत भाषा में कितने वेद हैं, सब लोग जानते हैं, कोई खास बात नहीं है। चत्वारः वेदाः, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चत्वारः है। 4 वेद होते हैं, आपको समझना है इसमें, बस सिंपल है। अगला सूत्र है हमारा, एकता सूत्रे इत्यत्र समास विग्रह के अस्ति। एकता सूत्रे यानी एकता के सूत्र में, यहाँ पर आपको समास विग्रह बताना है। एकता के सूत्र में यहाँ पर आपको समास विग्रह बताना है। चलिए बताइए, एकताया सूत्रे, एकता सूत्रे, एकताम सूत्रे, एकस्मिन् सूत्रे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चलो हम बता देते हैं। चलिए इसका राइट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन, यानी कि एकता के सूत्र में। ऐसा अर्थ निकलेगा कि नहीं निकलेगा, आप हिंदी में अर्थ निकाल के देखो, फिर विग्रह करो, आप अपने आप ही समझ जाओगे। एकता के सूत्र में, तो षष्ठी लगाओ एकता में, एकतायाः सूत्रे बन गया, एकता के सूत्र में। ठीक है, एकता के सूत्र में। एकस्मिन्, अब देखो यहाँ आपके एकता सूत्र लिख रहा है बी में, तो एकता और सूत्रे, तो एकता सूत्र में ये सही नहीं है। एकताम सूत्र ये भी सही नहीं है। एकस्मिन् सूत्र ये भी सही नहीं है, क्योंकि सप्तमी लगा रखी है, एक सूत्र में हो गया। तो हमें बताना होगा एकता के सूत्र में, तो आपका ए ऑप्शन सही है एकदम। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे हमारे सामने गद्यांश फिर आया है, और इस गद्यांश में से हमारे सामने फिर प्रश्न है कुछ। तो पहले हम गद्यांश को पढ़ेंगे और उसके बाद में इसमें जो प्रश्न हैं उनको समझेंगे। तो चलिए गद्यांश समझ लेते हैं एक बार,
क्योंकि समझ में आना भी तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रश्न तभी कर पाओगे जब गद्यांश आपकी समझ में आएगा। तो लिखा हुआ देखिए, अधोलिखित गद्यांशम आधारीकृत्य निम्नलिखित प्रश्नाः समाधेया। तो गद्यांश है, भारतवर्ष है एक महान देशः वर्तते। भारतवर्ष एक महान देश है। अस्मिन् अनेके प्रदेशाः सन्ति, इसमें अनेक प्रदेश हैं। तेषु राजस्थान प्रदेशो अपि एकः वर्तते, उनमें राजस्थान प्रदेश भी एक है। अयम प्रदेश है, यह प्रदेश मूलतः मूल रूप से विविध राज्ञा स्थली वर्तते, अनेक राजाओं की स्थली है, यानी राजाओं का स्थान है। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तेषाम एकीकरणम अभवत्, स्वतंत्रता के बाद में उनका एकीकरण हुआ। अस्मिन् एकीकरणे, इस एकीकरण में पटेल महोदयस्य महत्वपूर्ण भूमिका आसीत्, पटेल महोदय की महत्वपूर्ण भूमिका थी। सांप्रतम राजस्थान प्रदेश है एकम राज्यम वर्तते, आज राजस्थान प्रदेश एक राज्य है। अस्य राजधानी जयपुरम अस्ति, इसकी राजधानी जयपुर है। राजस्थान प्रदेशस्य काश्चन एतादृश्य विशेषता सन्ति, राजस्थान प्रदेश की कुछ इस प्रकार की विशेषता हैं कि कहते हैं कि या खलु अन्यत्र न लभ्यन्ते, यानी कि राजस्थान प्रदेश की कुछ ऐसी विशेषता हैं जो अन्यत्र कहीं पर भी प्राप्त नहीं होती हैं। अस्य प्रदेशस्य भूमि, इस प्रदेश की भूमि वीराणाम वीरांगनानां च जननी वर्तते, वीर और वीरांगनाओं की जननी है। देखो वीराणाम, तो वीराणाम का विलोम शब्द है वीरांगना नाम, ये प्रश्न आगे आ सकता है। ठीक, तो ये दोनों की भूमि है। सांप्रतम शिक्षा क्षेत्रे, आज शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान प्रदेश उन्नति पथम आरूढ़ वर्तते, उन्नति के पथ पर आरूढ़ है। अत्र छात्राणां कृते, यहाँ पर छात्रों के लिए उच्च शिक्षा या उत्तम व्यवस्था वर्तते, छात्रों के लिए उत्तम शिक्षा की व्यवस्था है, उच्च शिक्षा की उत्तम व्यवस्था है। अत्र अनेकानि रमणीयानि स्थानानि वर्तन्ते, यहाँ पर अनेक सुंदर स्थान हैं। अस्य प्रदेशस्य भाषा राजस्थानी वर्तते, इस प्रदेश की भाषा राजस्थानी है। अत्रत्या संस्कृति सर्वत्र प्रसिद्धा, यहाँ की संस्कृति सभी जगह प्रसिद्ध है। तो ये इसमें कुल मिला के राजस्थान की संस्कृति के बारे में और राजस्थान के विषय में बताया गया है। अब इसमें जो भी प्रश्न हैं उनको हम समझते हैं। जो भी प्रश्न हैं वो आपके व्याकरण पर आधारित हैं। तो चलिए एक बार हम सवाल देख लेते हैं। तो चलिए गद्यांश हमने समझ लिया है। अब गद्यांश के आधार पर जो भी इसमें प्रश्न हैं उनको हम समझते हैं और एक एक को आपको हम बताते हैं। सबसे पहला सवाल हम समझते हैं, राज्ञाम इत्यत्र का विभक्ति अस्ति। राज्ञाम यहाँ पर कौन सी विभक्ति है ये आपको बताना है। 45 नंबर का आपका सवाल है। चलिए बताइए, सप्तमी बहुवचन, षष्ठी बहुवचन, पंचमी बहुवचन, चतुर्थी बहुवचन, बताइए कौन सी विभक्ति होगी इसमें। तो राइट आंसर हम डायरेक्ट बता देते हैं आपको। चलो, इसका राइट आंसर है भैया बी ऑप्शन, यानी कि षष्ठी बहुवचन है इसमें, राज्ञाम। आम या नाम जहां भी आ जाए समझ लेना षष्ठी बहुवचन का रूप। ठीक है, चलो अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, देखिए, ए भवत इति पदम कस्मिन लकारे प्रयुक्तम अस्ति। ए भवत जो पद है वो किस लकार में प्रयुक्त है। हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं, कोई भी धातु में यदि पहले ए लगा हुआ है तो आप समझ जाना वो भूतकाल का आपका रूप है, यानी कि लंग लकार का रूप है। तो समझ जाओ लट लकार का होगा क्या, नहीं। लोट लकार का होगा क्या, नहीं। लंग लकार का होगा क्या, बिल्कुल होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लंग लकार भूतकाल। ठीक है, ये हमारी पहचान है, ट्रिक। कोई भी है, जैसे हमने पठ धातु का बताया तो ए पठत होगा, ए लगेगा पहले। ठीक है, गच्छ का है तो ए गच्छत बनेगा पहले। चलो अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, देखिए, प्रश्न हमारे जितने भी हैं वो सारे के सारे व्याकरण पर आधारित हैं। तो अगला सवाल हमारा, वीराणाम इत्यस्य विलोम शब्द है के अस्ति। वीराणाम जो शब्द है इसका विलोम शब्द बताना है। वीरांगना नाम, वीरान, वीराणी या वीरेशु, क्या आंसर होगा बताइए। तो इसका राइट होगा वीरांगना नाम। हमने कहा ना कि हमारी राजस्थान की भूमि जो वीर और वीरांगनाओं की भूमि है, तो वीर हो गया और वीरांगना हो गया उसका उल्टा विलोम शब्द। ठीक है ना, इसमें कोई खास बात नहीं है। अगला सवाल है, छात्राणाम कृते इति पदस्य पर्याय अस्ति। छात्राणाम कृते
जो हमारा एक पद है छात्राणाम यानी छात्राओं के लिए, ऐसा यहाँ लिखा हुआ है, इसका पर्याय बताना है। छात्रेषु नहीं, छात्राए छात्र के लिए, गलत है। ठीक है, यहाँ पर बहुवचन लिख रहा है छात्राणाम छात्राओं के लिए, जबकि यहाँ पर छात्रेषु लिख रहा है। छात्रेषु का मतलब होता है छात्रों में, छात्राए का मतलब छात्र के लिए होता है, छात्रेण यानी छात्र से, छात्रान यानी छात्रों को। तो इसमें कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है, सारे ही आपके ऑप्शन गलत हैं। तो इसमें ये बोनस का सवाल है आपका, किसका? बोनस वाला है। ठीक है, इसमें बोनस दिया गया था, यानी सारे ही ऑप्शन गलत हो गए भी, क्योंकि छात्राणाम कृते यानी छात्राओं के लिए या छात्रों के लिए ऐसा है बहुवचन का। अब इसमें कहीं भी किसी भी ऑप्शन में ऐसा नहीं है। समझ गए बात? चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, देखिए, अत्र अनेकानि रमणीयानि स्थानानि वर्तन्ते, वाक्यस्य लोट लकारे परिवर्तितम रूपम अस्ति। यानी लोट लकार में आपको परिवर्तित करके बताना है इसको, किसमें? लोट लकार के अंदर। तो बताइए, अत्र अनेकानि रमणीयानि स्थानानि सन्ति, अत्र अनेकानि रमणीयानि स्थानानि आसीत्, अत्र अनेकानि रमणीयानि स्थानानि वर्तन्ताम्, अत्र अनेकानि रमणीयानि स्थानानि भविष्यन्ति। देखो, सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, संति लिखा हुआ है, तो संति अस्ति स्था संति बनता है, जो कि गलत आंसर है आपका। ऐसा होता नहीं है, ये पहला नंबर का गलत है। अस्ति स्था संति तो लट लकार है, हमें लोट लकार का रूप चाहिए, और जबकि उन्होंने अस का बनाया है, वर्तते यानी कि वर्त धातु का बनाना है। पहला ऑप्शन गलत। दूसरा है, दूसरे में लिख रहा है आसीत, यहाँ भी आप वर्त धातु का प्रयोग किया ही नहीं है इन्होंने। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया आपका। तीसरा ऑप्शन है अत्र अनेकानि रमणीयानि स्थानानि वर्तताम, वर्तनताम है, तो वर्तनताम बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, वर्तनताम, क्योंकि लोट लकार में परिवर्तित किया है इन्होंने। वर्तनताम आपका करेक्ट है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। और ये लास्ट में भविष्यंति लिखा है, ये तो आपका इसका भविष्य काल का है, ये होगा ही नहीं, तो वर्तनताम बनेगा। तो आपका राइट हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, यानी वर्तनताम बन जाएगा, लोट लकार में वर्तनताम। ठीक है, तो इसमें आपका रूप बनेगा लब धातु की तरह, जैसे लब का बनता है लभताम, लभेताम, लभनताम, तो वर्तताम, वर्तिताम, वर्तनताम बनेगा। लोट लकार में आत्मनेपद की धातु है ये, तो ऐसे आपका रूप बन जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि सी वाला ऑप्शन क्यों हुआ है। ठीक है, सी वाला हमने लोट लकार में बदला है, आत्मनेपद का रूप है। आप सेब या लब धातु की तरह बोल के देख लो, सेबताम, सेवेताम, सेवनताम, तो वर्तताम, वर्तिताम, वर्तनताम बन जाएगा। करेक्ट आंसर हो गया। अगला सवाल, अगला सवाल है हमारा कारक पर आधारित है, 50 नंबर का सवाल है। हरि ही वैकुंठ में रहते हैं, संस्कृत अनुवाद करना है। हरि वैकुंठ में रहते हैं, सबसे पहले तो आप अंदाजा लगाइए कि वही कौन सी व्यक्ति का रूप है, यानी कि यहाँ पर कौन सा कारक लगेगा, तो ये द्वितीय कारक का है, यानी द्वितीय व्यक्ति का रूप है। और इसमें अधि सिंह स्था शाम कर्म एक सूत्र चलता है, जिसमें कहते हैं कि अधि स्था और शाम, ये अधि सिंह स्था शाम कर्म यानी कर्म संज्ञा होती है। अधि ही हरि ही वैकुंठम अधि वसति, हरि वैकुंठम वसति, हरि वैकुंठे अधि वसति, हरि वैकुंठे उपवसति, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि द्वितीय व्यक्ति होती है। आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है जब वस धातु से पहले अधि का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पर आपका ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, हरि ही वैकुंठम अधि वसति करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कारक आप अच्छे से पढ़ लीजिए। आपको यदि समझ में नहीं आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको डिटेल बता दी जाएगी। अगला सवाल, अगला सवाल है हमारा, देखिए, से पत्रम लिखति वाक्यस्य वाच्य परिवर्तनम कुरुत, यानी इसका वाच्य परिवर्तन करना एकदम सिंपल है। से पत्रम लिखति, तो से को सबसे पहले तृतीया में बदलो, तो से का तृतीया में तेन होता है। क्या होता है? तेन। अब तेन कहाँ कहाँ लिख रहा है उसी को देखना है, बाकी को देखना ही नहीं आपको। पहला ऑप्शन नहीं देखना, तेन लिख ही नहीं रहा है। डी वाला ऑप्शन नहीं देखना है क्योंकि तेन नहीं लिख रहा है ना। ठीक है, अब पत्रम, आपको पत्रम लिखना होगा, तो पत्रम का पत्रम बनेगा, क्योंकि पत्र हमारा कर्म है तो इसको प्रथमा में लाना है, तो प्रथमा में भी पत्र बनेगा। पत्रम पत्रे पत्राणी, पत्रम पत्रे पत्राणी सेम बनेगा। अब लिख धातु का लिख्यते रूप बनेगा इसमें, जब हम वाच्य परिवर्तन करते हैं तो लिख्यते बनेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, तेन पत्रम लिख्यते। ये हमारा सही ऑप्शन एकदम सही हो गया, क्योंकि लिख धातु का जब हम रूप चलाएंगे तो लिख्यते लिख्यते लिख्यन्ते बनेगा, सेवते सेवेते सेवन्ते की तरह। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी,
तेन पत्रम लिख्यते। बाकी ऑप्शन गलत है, आपको दिख ही रहा है। अगला सवाल हमारा देखिए, ये भी हमारा कारक पर आधारित सवाल है। सवाल है हमारा, निम्नांकितेषु शुद्धम वाक्यमस्ति। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताना है। स ईश्वरम नमति, स ईश्वराय नमस्करोति, स ईश्वरस्य नमस्करोति, स ईश्वरेण नमस्करोति। बताइए क्या आंसर होगा। अपना अपना आंसर सोच के रखें सभी। हम 52 नंबर सवाल की बात कर रहे हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें, चलिए, स ईश्वरम नमति, ये हमारा करेक्ट आंसर भैया, सह ईश्वरम नमति। ठीक है, बाकी ऑप्शन गलत हैं आपके। अब क्यों गलत हैं, यदि आप जानना चाहते हो तो हमें कमेंट करिए, तब हम आपको इसकी डिटेल पूरी बताएंगे। अगला सवाल है हमारा, देखिए सवाल है, निम्न सूक्ते मूल रूपम अस्ति। निम्न सूक्ते है मूल रूपम अस्ति। जो निम्न सूक्ति है इसका मूल रूप क्या है। सूक्ति जो है आपको सही वाली सूक्ति बतानी है, ऐसे मतलब समझ लो। इनमें से आपको सूक्ति सही कौन सी है, यानी सही रूप में कौन सी सूक्ति लिखी हुई है। अहितम मनोहारी च सुलभम बचे है, हितम मनोहारी च सुलभम बचे, हितम अमनोहारी च दुर्लभम बचे है, हितम मनोहारी च दुर्लभम बचे। तो राइट आंसर क्या होगा, सही सूक्ति तो डी वाली है, ये हमारी सही सूक्ति है भैया, यानी सही लाइन से लिखी हुई सूक्ति, उल्टी सीधी कर रखी है बाकी जगह तो हमारी सही सूक्ति ये है, हितम मनोहारी च दुर्लभम बचे। तो ये हमारा सही आंसर है, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचे है। हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं भैया, यानी हितकारी भी हों और मन को अच्छे भी लगें, ऐसे वचन दुर्लभ होते हैं। ये हमारा सही होगा। ठीक है, अब क्यों होगा आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये सूक्ति है भाई, सूक्ति याद करनी पड़ेंगे आपको। सूक्ति का हमने वीडियो बनाया हुआ है, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। अगला सवाल कारक पर आधारित है आपका। ये देखिए, बलि से पृथ्वी मांगता है, वाक्य को अनुवाद करना है, कारक के आधार पर सवाल है। तो यहाँ पर आपकी द्विकर्मक धातु है। द्विकर्मक 16 धातु होती है जहाँ पर 2 कर्म पाए जाते हैं, उनमें कर्म होता है, यानी द्वितीय विभक्ति होती है। तो सही बताना है आपको, राइट आंसर कौन सा होगा। बलेः वसुधाम याचति, बलि याचते वसुधाम, बलि याचते वसुधा, बलिना याचते वसुधा। तो करेक्ट आंसर हम बता देते हैं, आपने भी सोच लिया होगा वैसे। चलिए, तो राइट आंसर हो जाएगा ये, बलिम याचते वसुधाम, बलिम याचते वसुधाम। तो यहाँ पर बलि भी आपका कर्म है और वसुधा भी कर्म है, दोनों ही कर्म हैं। तो यहाँ द्वितीय विभक्ति हो रखी है आपकी। ठीक है, अकथितंच सूत्र है हमारा, उसके हिसाब से ये बनता है। अगला सवाल आपका बहुत ही सरल सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल है। संस्कृत भाषा शिक्षणस्य प्रथमम कौशलम विद्यते। कितना सुंदर सवाल है। हमने एक ट्रिक बताई थी चारों कौशलों की, SBPL, ये हमारे 4 कौशल हैं। यानी S का मतलब श्रवण कौशल, B का मतलब भाषण कौशल, P का मतलब पठन कौशल, L का मतलब लेखन कौशल। तो इसमें पूछ रहा है प्रथम कौशल, तो प्रथम कौशल हो गया श्रवण कौशल आपका राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा श्रवण कौशलम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। चलिए, अगला सवाल है हमारा, देखिए बहुत ही सुंदर सवाल है ये। नाटक पाठ योजनायाम शिक्षक है रंगमंचे कारयति। नाटक पाठ योजना में शिक्षक रंगमंच पर क्या कराता है। पाठनम, अभिनयम, लेखनम या वाचनम। बताइए, सिंपल सा सवाल है। जब नाटक पाठ योजना के अंदर शिक्षक रंगमंच पर कार्यति क्या करवाता भी, अभिनय करवाएगा कि नहीं, यानी वहाँ पर एक्टिंग होती है, अभिनय। सिंपल सी बात है, नाटक की बात कर रहे हैं तो अभिनय ही होगा, पाठ लेखन वाचन नहीं होगा, अभिनय होगा। रंगमंच की बात है, रंगमंच पे जाके तो अभिनय करेंगे ना, नाटक करेंगे वहाँ तो। अगला सवाल है हमारा, बहुत ही सुंदर सवाल है। देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम किम अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतल क्या है, हम आपको बता देते हैं। अभिज्ञान शाकुंतल दुनिया का सबसे प्रसिद्ध, संस्कृत के अंदर इसको मानते हैं क्या, नाटक। क्या मानते हैं, नाटक। तो ये हमारा प्रसिद्ध नाटक है। क्या है, प्रसिद्ध नाटक है हमारा अभिज्ञान शाकुंतलम। महाकाव्य नहीं है, खंड काव्य भी नहीं है, कथा भी नहीं है, और ये महाकाव्य भी नहीं है, ये हमारा नाटक है। अभिज्ञान शाकुंतल क्या है, नाटक। अगला सवाल है हमारा, कथा श्रवणे अनावश्यकम वर्तते। कथा श्रवण में अनावश्यक है क्या। कथा श्रवणम, सरल भाषा, कथाया मुख्य विशेषता, पुस्तकस्य प्रयोगः। क्या इसमें बताइए आपका अनावश्यक क्या होगा। हाँ, चलिए राइट आंसर बता देते हैं। अनावश्यक होगा कथा में इसमें, तो राइट आंसर हो जाएगा पुस्तकस्य प्रयोग है, पुस्तक का प्रयोग। कथा श्रवण में अनावश्यक क्या है,
तो इसमें राइट आंसर होगा पुस्तक का प्रयोग। ठीक है, क्योंकि कथा के श्रवण में कथा श्रवण अनावश्यक नहीं है, सरल भाषा भी अनावश्यक नहीं है, कथा या मुख्य विशेषता अनावश्यक नहीं है, पुस्तक का प्रयोग करना अनावश्यक होता है, इसलिए पुस्तक का प्रयोग नहीं करें। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं हमारा इसमें। तो अगला सवाल है हमारा इसके अंदर, ये देखिए, निम्नांकितेषु शब्देषु उपसर्ग रहित शब्द अस्ति। निम्नलिखित जो शब्द हैं उनमें आपको उपसर्ग रहित शब्द बताना है कि ऐसा शब्द जिसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। अनुराग उपसर्ग लगा हुआ है, अनुपसर्ग। ठीक है, पराग इसमें उपसर्ग नहीं है भैया, तो यही राइट आंसर है। विराग वि उपसर्ग लग रहा है। समलाप ये में संलाप है, तो इसमें सम उपसर्ग लगा हुआ है। तो पराग में उपसर्ग नहीं है कोई भी, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। हमें तो वही छांटना है जिसमें उपसर्ग नहीं लग रहा है, तो राइट आंसर हो गया। लास्ट ऑप्शन है हमारा, यानी कि लास्ट प्रश्न, संस्कृत शिक्षण प्राचीन पद्धते ही मुख्य उद्देश्यम अस्ति। संस्कृत शिक्षण प्राचीन पद्धति जो है, संस्कृत शिक्षण की प्राचीन पद्धति का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारतीय संस्कृति परिचय, स्वाध्यायम प्रति छात्राणाम अभिरुच्युत्पादनम, शुद्धोच्चारणस्य सामर्थ्य प्रदानम या सर्वे? बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा सर्वे, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये पूछ रहे हैं कि संस्कृत शिक्षण की प्राचीन जो पद्धति है उसमें मुख्य उद्देश्य क्या होगा? भारतीय संस्कृति का परिचय, बिल्कुल सही है। स्वाध्याय के प्रति छात्रों में रुचि उत्पन्न करना, बिल्कुल सही है। शुद्ध उच्चारण में सामर्थ्य उनको प्रदान करना, ये भी सही है। तो सारे ऑप्शन सही हैं। तो ऐसे करके दोस्तों हमने देखा अभी 2015 में जो रीट की एग्ज़ाम हुई थी उसमें हमने लेवल फर्स्ट की बात की है, जिसमें भाषा फर्स्ट हमने आपको संस्कृत की पूरी बताई है। तो आशा करते हैं आपने ये वीडियो अच्छे से सुना होगा, देखा होगा, आपको बहुत ही लाभ मिलेगा इससे, क्योंकि पुराने पेपर आपको पता है बहुत लाभकारी होते हैं। इनमें से बहुत सारे प्रश्न रिपीट होके आते हैं या इनके जैसे सवाल आपके सामने बन के आ जाते हैं। तो देखिए, आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर इस वीडियो को देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, क्योंकि सारी जानकारी इसमें हम दे रहे हैं क्रम से। ठीक है, तो आज हमने जान लिया है, इसमें L1 की बात की है हमने, इसमें संस्कृत की बात कर रहे हैं, भाषा फर्स्ट की बात कर रहे हैं। अगली वीडियो में हम भाषा सेकंड की बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद में L2 की बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही पर्याप्त। आप सुन रहे हैं आप सबका दोस्त लखनलाल माली। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपना का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।